नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें 19 दिसंबर हो चुका है। पंजाब में भारतीय बीएसएफ को लगी सफलता बड़ी हाथ, चीनी ड्रोन को किए तबाह। जी हाँ, दरअसल कैप्टन चन्नी पर खड़े हुए सवाल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अरुणाचल में भारी तैनाती सैनिकों के। जी हाँ, दरअसल दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने हुए चीनी और भारतीय सैनिक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आतंकियों के गढ़ में हुआ हादसा जोरदार, 12 की मौत, नाले में बनी गैस ने उड़ाई इमारत। जी हां, आतंकी धमाका क्या कुछ है। चौथी बड़ी अपडेट आपको बता दें, डीआरडीओ ने किया कमाल, अग्नि प्राइम मिसाइल से बौखलाए तिलमिलाए चाइना और पाकिस्तान, सफल परीक्षण देखकर। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा तंत्र, पुलिसकर्मियों ने भी जारी की नई गाइडलाइंस। आतंकियों के खिलाफ अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी। इस बीच पांचवी अपडेट बताएंगे। वायुसेना चीफ ने किया बड़ा ऐलान राफेल को लेकर। वहीं मुस्लिम देशों के 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी पाकिस्तान में होने जा रही है बड़ी बैठक। भारत के खिलाफ क्या होगी मुस्लिम देशों की रणनीति, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां पे जाकिर नाइक पर मोदी सरकार ने एक और किस शिकंजा कसने की है तैयारी। तो सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अरुणाचल में 15,000 फीट की ऊंचाइयों पर आमने सामने हुए भारतीय और चीनी सैनिक, दोनों तरफ से भारी जमावड़ा। एक बार फिर से चाइना की घटिया हरकत सामने आई। भारत और चीन के बीच बर्फ से ढकी सीमा दो विशाल एशियाई पड़ोसियों के बीच बेहद कम प्रचलित सीमाओं में से एक है। बुमलदर्रा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की सीमा चौकी को चिन्हित करने वाली झोपड़ियां चीनी चौकियों में कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पे है, जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को पूरी मेहनत से नियंत्रित कर रहे हैं। सीमा पार को चिन्हित करने वाले और रोधक तक पैदल चलकर जाने की महज कुछ आगंतुकों को अनुमति है। हालांकि किसी को भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की इजाजत नहीं है, ना ही सामानों का व्यापार हो सकता है, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार मौजूदा वित्त वर्ष में $100 अरब तक पहुंच सकता है। ऊंची चोटियों के कारण ऊंचाई पर बने इन दर्रे पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ना ही चीन द्वारा बनाए गए अवलोकन चौकी पर, जिसे भारतीय सेना एक सुनने वाले केंद्र के तौर पर देखती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अरुणाचल के में गाँव में बनाए जाने की खबर है। और ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चाइना कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना की जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो आमने सामने है। हम चलते हैं एक और अपडेट। सफलता, बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तान से आया मेड इन चाइना ड्रोन, कैप्टन ने चन्नी पर कसा तंज, और भारतीय सेनाओं ने पकड़ा है एक को तबाह भी किया है। दोस्तों, चाइना की पोल खुल चुकी है, पाकिस्तान की भी पोल खुल चुकी है, लेकिन बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और बीएसएफ को दिए गए ताकत के खिलाफ बोलने वाले राज्य सरकारों के मुंह पे भी करारा तमाचा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने फिरोजाबाद सेक्टर में पाकिस्तान से आए ड्रोन को गिरने में सफलता हासिल, ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल की है। ड्रोन को गिराने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका है कि ड्रोन हेरोइन या हथियार की खेप फेंक लौट रहा था। पंजाब में पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन को गिराने में सफलता मिली है। आपको बता दें, इससे पहले कई ड्रोन गिराए जा चुके हैं, लेकिन वो ड्रोन जो है वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के इलाके में ही गिरते थे। लेकिन इस बार जो ड्रोन है, इस ड्रोन को भारतीय सेनाओं ने अपने इलाके में गिराए हैं। लेकिन अब इस ड्रोन के बारे में भी खुलासे हुए। दरअसल ये ड्रोन जो है वो चाइनीज़ ड्रोन निकला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइनीज़ हरकतों का भी ये खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बटालियन 103 के जवान अमरकोट एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी ये तेज़ी के साथ आवाज़ ड्रोन की सुनाई दी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम ने आवाज़ सुना और तत्काल ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो पाकिस्तानी ड्रोन था, चीन का मेड इन चाइना जो ड्रोन था, वो गिर गया। 6 पंखों वाला ड्रोन तकरीबन 5 फीट चौड़ा था और अपने साथ 8 से 10 किलो तक भार उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता था। कैप्टन ने इस पर तंज कसा है, कैप्टन अमरिंदर ने। उन्होंने चन्नी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने चन्नी सरकार के उस फैसले पर हमला बोला जो चन्नी सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार पर हमलावर होती थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
तो दोस्तों पाकिस्तान के गढ़ आतंकी में अपने ही लोग, उनके ही आतंकियों ने उनके ही लोगों को बार बार कर रहे हैं लहूलुहान। जी हाँ दोस्तों, आतंकी अगर बढ़ेंगे, आतंक बढ़ेंगे और आप समझेंगे कि दूसरे देशों को हम आतंक के जरिए हरा देंगे, तो ये आप पर ही भारी पड़ने वाला, जो कि अब पाकिस्तान में भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में कल अचानक ब्लास्ट हो गया एक जगह और इनमें 12 लोगों की मौत हो गई। यानी आप समझिए कि पाकिस्तान कराची शहर में परखच्चे उड़ गए हैं। इस विस्फोट में 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी 50 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें इसमें कईयों की हालत नाजुक है, यानी 25 से 30 लोग इसमें मारे जाने की खबर निकल के आ रही हैं। इसके साथ ही कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसमें कोई ये कह रहा है कि ये आतंकी हमला था, कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है एक तरीके से गैस चेम्बर की पाइप फट गई, कोई कह रहा है कि गैसों में जो नाले के जो गैस जमे थे उसकी वजह से सारा धमाका हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नाले के गैस से इतना बड़ा धमाका नहीं होगा कि वहाँ की जो पूरी बिल्डिंग है वो धाराशायी हो जाए और 15-20 लोगों की मौत हो जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आतंकियों का फैक्ट्री लगाओगे तो आतंकी ही पाओगे। अगली अपडेट, भारत को फरवरी मिलेंगे 4 और 3 और राफेल लड़ाकू विमान, वायुसेना प्रमुख ने दी जानकारी। चीन और पाकिस्तान को भी चेताया। दोस्तों भारतीय वायुसेना को बचे हुए 4 में से 3 राफेल अगले साल फरवरी में मिलेंगे। भारतीय वायुसेना ईएफ के प्रमुख विवेक राम चौधरी ने शनिवार को भारत को समय समय पे डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए फ्रांस को धन्यवाद देते हुए ये जानकारी दी है। वायुसेना प्रमुख ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम समय पर 2 इंजन वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी के लिए उनके फ्रांस के आभारी हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा है कि देश ने 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस के साथ अनुबंध किया था, जिनमें से 32 देशों को पहले ही मिल चुका है, जबकि बाकी 4 राफेल मिलने हैं। इनमें से 3 राफेल विमान अगले साल फरवरी में देश को मिलेंगे। बचे हुए 4 में से 3 राफेल देश को मिलने की समय सीमा स्पष्ट हो गई है, तो ये राफेल जो है वो आने वाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, पुलिस पर निहत्थे पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के बाद अब नया नियम पुलिसकर्मियों के लिए भी जारी की गई नई गाइडलाइंस। आतंक के खिलाफ मजबूत होगा और सुरक्षा तंत्र। कश्मीर घाटी में हाल ही में पुलिसकर्मियों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का फैसला किया। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा गिट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं सुरक्षा नेटवर्क को और मजबूत किया गया है ताकि आतंकी संगठनों को मुकाबला और मजबूती के साथ किया जा सके। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों को अब कश्मीर घाटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जवानों से कहा गया है कि वो अपने पोस्टिंग या तैनाती के स्थानों से अकेले और निहत्थे कभी ना निकलें। 2 लोग साथ निकलें, वो भी हथियार लेकर ही निकलें। पुलिसकर्मियों को मिलेगा बुलेट प्रूफ वाहन। आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि हम इन हालातों का मुकाबला करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराएंगे। रोशनी की भी व्यवस्था की जाएगी। पुलिस वाहनों की आवाजाही के समय सड़क खोलने वाली पार्टियां अधिक समय तक रहेंगी। अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आतंकी हमले न हो सकें। एक और अपडेट, जाकिर नाइक के फाउंडेशन खिलाफ सरकार ने तैयार की वकीलों की टीम कोर्ट में खुद सॉलिसिटर जनरल करेंगे अगुवाई। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के इस्लामिक स्टडीज फाउंडेशन IRF के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी को केंद्र की मोदी सरकार और धार देने में जुट गई है। IRF को एक गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित करने के लिए फैसले के बचाव के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वकीलों की गठित टीम का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 3(1) प्रावधानों के तहत IRF को गैर कानूनी घोषित किया गया था। SC मेहता के अलावा इन टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन दत्ता, अमित महाजन, रजत नायर, कानू अग्रवाल, जयप्रकाश, ध्रुव पांडे भी शामिल हैं। तो दोस्तों जाकिर नाइक के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से एक्शन तैयारी, और जाकिर नाइक को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। आपत्तिजनक होते हैं नाइक के बयान गृह मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है। आपको बता दें कि मलेशिया जो है, जाकिर नाइक इस समय मलेशिया भाग चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आज मुस्लिम देशों का जमावड़ा होने जा रहा है 19 दिसंबर को। जी हाँ, आज कई विदेश मंत्री 19 दिसंबर को आज जमा हो रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की क्या है रणनीति? पाकिस्तान आतंकवाद की पैरवी करने वाला देश बन चुका है। इसकी फितरत से दुनिया का हर देश वाकिफ है। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का सबसे बड़ा हिमायती बनकर सामने आया है। पाकिस्तान लगातार तालिबान के लिए वकालत करता आ रहा है। अब इस्लामाबाद तालिबान शासन की छवि को विदेशों में चमकाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि 57 सदस्यों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन
ओआईसी के कई विदेश मंत्री 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं। वहीं इस बैठक का पूरा फोकस अफगानिस्तान का रहने वाला है। यह बैठक अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। आज मुस्लिम देशों 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों और खास करके वहाँ के मुख्य नेताओं के भी आज यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब पाकिस्तान में हालांकि भारत खिलाफ क्या कुछ रणनीति होती है, ये इस बैठक के बाद देखने को मिलेगा। अगली एक और अपडेट, अब आप समझिए पाकिस्तान की घटिया हरकत देखिए। सिख भावनाओं के साथ खेल रहा है, सिगरेट के पैकेट में बांट रहा है करतारपुर साहिब का प्रसाद। जी हाँ, पाकिस्तान की हरकत देखिए। पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वार दरबार साहिब में श्रद्धालुओं को सिगरेट पैकेजिंग मटेरियल से बने डिस्पोजल पेपर प्लेट में प्रसाद देने के आरोप लगे, जिसके बाद अलग अलग स्थानों से करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं में रोष है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में सिखों की धार्मिक भावनाओं का किया जा रहा है। जिन प्लेटों में श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जा रहा है उनमें कथित तौर पर एक तरफ करतारपुर तीर्थ स्थल की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ सिगरेट ब्रांड गोल्ड स्ट्रीट की तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से भावनाएं भड़का रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। सीपीईसी के बहाने बांग्लादेश खजाने को खाली कर रही चीनी कंपनियां, टैक्स चोरी का भी लग गया आरोप। जी हाँ, चीनी कंपनियां बांग्लादेश में चोरी करने में जुट गई हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में भूमि के कानूनों का उल्लंघन किया है, जिनमें बांग्लादेशों की सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी की सहायक कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन, जो कि बांग्लादेश में सड़क और पुल बनाने के काम में जुटी हुई हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आयात करते वक्त चोरी से शामिल हैं। और ये रिपोर्ट ANI ने बांग्लादेश लाइव न्यूज़ के हवाले से दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र के ADC ने पारित किया प्रस्ताव, बनाएगा अपना पुलिस फोर्स। 3 साल बाद बना नियम आखिर क्या है? त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने शुक्रवार को परिषद में 3 प्रस्तावों और 4 विधेयकों को पारित किया। 4 विधेयकों को, जिनमें जिला परिषद क्षेत्रों के लिए एक निहत्थे पुलिस बल के निर्माण के लिए एक विधेयक भी शामिल है। उप प्रमुख कार्यकारी सदस्य ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें, अनिमेश देव वर्मा ने कहा है कि परिषद में पेश किए गए सभी 7 विधेयकों और प्रस्तावों को बिना किसी विरोध के स्वास्थ्य चर्चा के लिए पारित किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। योगी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। शाहजहांपुर में PM मोदी ने की आदित्यनाथ की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी कल देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्र मंत्री, यूपी के मंत्री सहित कई राजनेता मौजूद थे। अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में करते हुए PM मोदी ने काकोरी के 3 सपूतों को हाथ जोड़कर नमन किया। PM ने कहा है कि आज यूपी में जो नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेस बन रहे हैं वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आ रहे हैं। यूपी को जिस काम की जरूरत है वो डबल इंजन की सरकार दे रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए PM ने कहा है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। पहले कागजों पर उप योजनाएं अपनी तिजोरी भरने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन आज यूपी का पैसा यूपी के विकास में लगाया जा रहा है। ये खजाना आपका है और आपको PM आवास के तहत गरीबों मिलेंगे। इसके साथ PM मोदी ने CM योगी को लेकर बड़ी बातें की। उन्होंने नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आपने योगी आदित्यनाथ को ला करके जो अवैध कब्जे करने वाले लोग थे उनके घरों पे बुलडोजर चलवाने की इजाज़त दी। आपकी एक वोट की वजह से आज कारोबारी, व्यापारी सब सुरक्षित हैं। परिवार को चिंता होती थी कि गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते हैं और घर पर, ज़मीन पर कोई अवैध दूसरा कब्जा करता है। कब तक कहाँ हम दंगा करेंगे और कब कहाँ दंगा हो जाए किसी को पता नहीं था। तो सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच की और ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो इंडियन एयर फोर्सेस ने बता दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर की क्रैश जांच जारी है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत के कारणों की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित त्रिकोणीय सेवाओं की जांच अगले 2 सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शनिवार को कहा है कि इस हादसे की वजहों की जांचों के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है और इस मामले में हर एंगल से जाँच की जा रही है। दरअसल डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए IAF प्रमुख ने कहा है कि यह जांच कुछ हफ्तों में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है और काफ़ी संवेदनशील होने की वजह से इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने आए किसी भी जानकारी को अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी प्रक्रिया जारी है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इस मामले की हर एंगल में जांच कर रहे हैं। वो बेहद ही बारीकी से जांच
कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। आपको बता दें, इधर शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि जांच दल गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। उधर आपको बता दें, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटना स्थल के पास घटना स्थल पर मौजूद लोग शामिल हैं। टीम के अगले 2 सप्ताह में अपनी कार्रवाई पूरी करने की उम्मीद है। घटना के अगले ही दिन जांच टीम ने अपना काम शुरू कर दिया था। ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, असल में ब्लैक बॉक्स किसी टेक्निकल वजह से नहीं, बल्कि श्री जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो कोहरे की वजह से, और कोहरे से सीधा पहाड़ में टकराने की प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। जी हाँ, अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और उस जो ब्लैक बॉक्स जो रिकॉर्डर है, जी ब्लैक बॉक्स दोस्तों असल में आपको बता दें वो एक रिकॉर्डर होता है। जो क्रू मेंबर बातचीत करते हैं वो उसमें जानकारियाँ एकत्रित होती हैं। तो दोस्तों उसमें बहुत जानकारियाँ निकल ही नहीं पाई, यानी एकाएक अचानक हादसे में ये पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश की जो ब्लैक बॉक्स में पहली जो प्रथम दृष्टया जानकारी निकल के आ रही हुई है एकाएक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो इससे सीधा मामला प्रथम दृष्टया ये है कि आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत नज़दीक में ही, पास में ही वो उतरने वाले थे, यानी 2-3 मिनट की दूरी पे वो उतरने वाले थे, और इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर थोड़ी नीचे की तरफ चल रहा था और कोहरा भी काफ़ी था और पहाड़ियाँ जो है वो हिल एरिया थी, और पहाड़ों में टकराने की वजह से सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर है वो लगभग क्रैश हुआ है। अब दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख का बड़ा बयान आया है। उड़ान के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल में बदलाव की बात कही है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हर पहलू की जांच होगी। वही इंडियन एयरफोर्स प्रमुख बोले हैं कि उड़ान के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल में बदलाव की बात कही है। इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में इंक्वायरी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के किसी निष्कर्ष को पूर्व खाली नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है, वरिष्ठ अधिकारी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में हर पहलू को देखा जा रहा है। तकनीकी खराबी या जिस भी कारणों से दुर्घटना हुई, ये जांच की प्रक्रिया। और अपडेट लेते हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने हैदराबाद में IAMC का उद्घाटन किया और कहा, भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया में मध्यस्थता का केंद्र भारत बनेगा, जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है। तो PM मोदी का स्वागत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना और तेलंगाना के राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नानक रामगुड़ा के BK टावर्स में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। NV रमन्ना ने कहा कि हैदराबाद आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह है। CJI NV रमन्ना तेलंगाना के CM KCR और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस L नागेश्वर राव ने हैदराबाद में HICC नोटोवेल में आयोजित इंटरनेशनल की तैयारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ उन्होंने बड़ी बातें कही। CJI ने कहा है कि भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया में मध्यस्थता का केंद्र आज IAMC बनेगा। इसके साथ ही भारत में जिस तरीके से विकास हो रहे हैं उसको लेकर भी प्रशंसा की। हम चलते हैं एक और अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की रक्षा मंत्री संग कई मुद्दों पर की चर्चा। बोले, चीन से निपटने के लिए भारत के पास क्षमता और इच्छा शक्ति। दोस्तों, चीन भले ही नियमों और समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपनी कायराना करतूतें करता है, लेकिन भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने शुक्रवार को फ्रांस से कहा है कि उसके पास अपनी सीमाओं पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता है। भारतीय यात्रा पर आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भी कहा है कि बीजिंग पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासकर दक्षिणी चीन सागर और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। ऐसे में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि भारत को हम और राफेल देंगे अगर किसी तरीके से कोई चीज़ की कमी हुई तो। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग पर हमें भरोसा नहीं, ये BJP का आयोग, बोली PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती। चुनाव प्रचार की तैयारी कर रही हैं लेकिन आग उगल रही है, जम्मू कश्मीर में आग लगा सकती हैं ऐसे भाषण। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का फिर से नया बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि हमें चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं। पत्रकारों से बातचीत में महबूबा ने कहा कि परिसीमन आयोग भाजपा का आयोग है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग के माध्यम से भाजपा की कोशिश रहेगी कि यहाँ की अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आबादी को आपस में लड़ाया जाए और सीटें बढ़ाई जाएं ताकि भाजपा को फायदा हो सके। इसीलिए परिसीमन आयोग पर हमें कोई भरोसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोग की बैठकों में जाने के बाद महबूबा ने कहा है कि वो अपना फैसला है। तो इस तरीके
तरीके की बातें हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती लगातार रैलियां भी अब करने वाली हैं और रैलियों के माध्यम से जहर भी उगलने वाली हैं, जो कि कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर